वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय जय एजुकेशन। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जय जय एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा से संबंधित इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ और साथ ही हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षा के उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के अनेक सारे उद्देश्य बताए, उनमें से मुख्य 4 उद्देश्यों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों तथा आदर्शों का बालक में विकास ही शिक्षा का आधार होना चाहिए। इससे छात्रों में आत्मानुभूति एवं शांति प्राप्त होती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो है बालक का आध्यात्मिक विकास करना। नंबर 2, प्रेम और सहयोग का विकास होना। चूँकि हमने पूर्व में इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के भाग प्रथम में कि बालक में विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत नैतिक मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि बालक में प्रेम और सहयोग का विकास शिक्षा के माध्यम से हो। नंबर 3, शारीरिक विकास। टैगोर का मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अतः इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि बालकों का पौष्टिक एवं संतुलित भोजन पर बल दिया जाए, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम बच्चों को बताएं कि उनको क्या भोजन करना चाहिए अथवा किन चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए। शारीरिक विकास के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं और उपक्रियाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनमें उन्होंने मुख्य रूप से कसरत, व्यायाम, खेल कूद, ये चीज़ें उसमें सम्मिलित की है ताकि बालक का शारीरिक विकास हो सके। शिक्षा का चौथा उद्देश्य जो है वो है नैतिक विकास करना। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो नैतिक पतन बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि प्रारंभिक अवस्था में ही बालकों का नैतिक विकास किया जाए। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के जीवन के मूल्यों के प्रति आस्था जागृत करना एवं मनुष्य के प्रति प्रेम, सहयोग और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना होना चाहिए। तो पहला जो है शिक्षण बिंदु वो है शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। टैगोर तात्कालिक शिक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी पक्षों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पाठ्यक्रम की रचना की जो ज्ञान के साथ साथ क्रिया प्रदान भी हो। उन्होंने पाठ्यक्रम को निम्न विषयों में विभाजित किया। सबसे पहले विषय के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जितने भी विषय हम पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, रचना, विज्ञान, गणित, साहित्य आदि, ये विषय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी है क्रियाएं। क्रिया का अभिप्राय है यहाँ क्रियात्मकता से है। क्रियात्मक रूप से भ्रमण, अभिनय, चित्रकला, कला, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, बागवानी आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तीसरा जो पाठ्यक्रम का रूप आता है वो है सहगामी क्रियाएं। हमारे इसमें समाज सेवा, छात्र अनुशासन, खेल कूद आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। टैगोर का मानना था कि प्रारंभ के 7 वर्ष तक बालक को प्रकृति की शिक्षा दी जाए, जिसमें वह खेल कूद, स्वतंत्र विचरण एवं निरीक्षण आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके, और फिर धीरे धीरे उसे प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त कराया जाए, जिससे बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इस प्रकार मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को जो है वो 3 भागों में विभक्त किया है। पहला विषयात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है सहगामी क्रियाओं के रूप में।
रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियाँ, मुख्य रूप से हम 7 शिक्षण विधियों का इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है बालक की प्रकृति के अनुरूप शिक्षा। टैगोर के अनुसार बालक की प्रकृति के अनुकूल ही शिक्षण पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापकों के विचार में बालक को शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन मन को एकाग्र करना है, किंतु प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना सर्वोत्तम साधन है जो मन को विकसित करता है। इसीलिए बालकों की प्रकृति के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 2, भ्रमण के साथ अध्ययन होना चाहिए। टैगोर का विश्वास था कि भ्रमण करते समय बालक की समस्त शक्तियाँ तथा ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय एवं सतर्क होती हैं। अतः इस अवस्था में बालक विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बालक का जो अध्ययन है वो भ्रमण के साथ भी किया जा सकता है। अगला जो है वो है खेल व काम का समन्वय। टैगोर ने अपनी शिक्षण पद्धति में खेल को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार बालक की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं सामाजिक प्रवृत्ति उसे इन क्रियाओं की ओर प्रवृत्त करती है। खेल की इन प्रवृत्तियों में कल्पना और वास्तविकता का निर्माण आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। धीरे धीरे बालक की प्रवृत्ति खेल क्रियाओं की ओर से प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की ओर हो जाती है। इसीलिए खेल और काम का समन्वय होना चाहिए। अगला जो है वो है वाद विवाद। ये शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बालक को इससे आत्म जो ज्ञान है उसका वो निकल करके सामने आता है। शिक्षक भी उस बालक की रुचि और अभिरुचि को जान सकता है यदि वो तर्क वितर्क किसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करे तब। अगली जो शिक्षण विधि आती है, शिक्षण विधि जो है वो है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि का अभिप्राय यहाँ पर किसी एक विषय पर चिंतन करना, मनन करना और उस पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ये विचार विमर्श कहलाता है। और ये छोटे बालकों के लिए बहुत जरूरी है। बड़े बालक तो खेल कल्पना करते ही हैं और वो बड़ी सटीकली कल्पनाएं कर सकते हैं, पर छोटे बच्चे की जब कल्पनाएं होती है वो अमूर्त विचारों या मूर्त विचारों के मध्य की होती है। इसीलिए बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विधि आती है वो विचार विमर्श विधि भी है। फिर अगला है क्रिया विधि। नाम से स्पष्ट है, किसी भी कार्य को करके सीखना। जितना अधिक वो करके सीखेगा, जितना काम वो करेगा उतना ही अधिक वो सीखता चला जाएगा। इसीलिए बालकों को स्वतंत्र होकर के काम करने दिया जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को सजग रखती है, जिससे उससे अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती है। अगली जो विधि आती है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का अभिप्राय उससे ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। इसमें बालक किसी भी विषय को जब देखता है, किसी भी वस्तु को जब वो देखता है, समझता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेंद्रियाँ दोनों सक्रिय होती है और वो अत्यधिक ध्यानपूर्वक उस ज्ञान को स्थायी रूप से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेता है। इसीलिए टैगोर के अनुसार यह भी मुख्य विधियाँ हैं। इस प्रकार से हम रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो 7 शिक्षण विधियाँ हैं। सबसे नंबर 1 बालक की प्रकृति के अनुरूप शिक्षण विधि। नंबर 2 भ्रमण के साथ अध्ययन। नंबर 3 खेल व काम का समन्वय। नंबर 4 वाद विवाद। नंबर 5 विचार विमर्श। नंबर 6 क्रिया विधि। नंबर 7 निरीक्षण विधि। अगला जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता। 20वीं शताब्दी में विदेशी शासकों द्वारा निर्धारित की गई नीरस शिक्षा के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृतिवादी एवं आध्यात्मिक समन्वित शिक्षा को प्रस्तुत किया, जिसकी भारत को अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल दिया। उन्होंने शरीर एवं दिमाग दोनों को सजग रखने हेतु क्रिया एवं खेल विधि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा है उसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिकता लिए हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने प्रकृतिवाद एवं आध्यात्मिक दोनों का समन्वय स्थापित किया। साथ ही उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल दिया।
द्वितीय वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं, जिनमें से नंबर 1 प्रश्न जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों को विस्तार से लिखिए। नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम की विवेचना करते हुए शिक्षण विधियों को लिखिए। और नंबर 3, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता को लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय जय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय जय।